हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेटी। 6 PM पे हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस होता है यहाँ पर। और अब है 1 जुलाई। प्लीज़ रेगुलर रहना और जून में जो रेगुलर रहे वो कमेंट कर जाना कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ऑफ 30 डेज जिन्होंने जून में स्टार्ट किया था। अगर जुलाई में स्टार्ट कर रहे हो तो बी रेगुलर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से वो दिन आ गया है कि न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। दे हैव कम इन टू फोर्स। CRPC IPC एप्लीकेबल ओनली फॉर ओल्ड केसेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल तक जो ऑफेंसेस हुए उसके ऊपर IPC और CRPC एप्लीकेबल होगा, ठीक है। बट 1 जुलाई से जो हुए 12 बजे के बाद से न्यू लॉज एप्लीकेबल होंगे, क्रिमिनल लॉज, ठीक है। एज 3 न्यू क्रिमिनल लॉज कम इन टू इफेक्ट अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम मंडे डिस्पाइट ऑब्जेक्शन फ्रॉम स्टेट रूल बाय नॉन BJP पार्टीज। वहाँ पे ऑब्जेक्शन भी है बहुत सारी स्टेट की, बट यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड हियर ऑन संडे दैट द स्टेट्स वर फ्री टू ब्रिंग इन देयर ओन अमेंडमेंट्स टू सम प्रोविजंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि स्टेट्स थोड़ी बहुत अपनी अमेंडमेंट जो करना चाहती है ये नए क्रिमिनल लॉज को कर सकती हैं, ठीक है ना। द PNSS प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर कंडीशंस फॉर अरेस्ट, बेल, कस्टडी अमंग अदर्स। देखो यार, यहाँ पर कौन सा किसको रिप्लेस कर रहा है उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोबारा से टेबल बनाएंगे क्योंकि कुछ नए बच्चे भी आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि कुछ तो नए बच्चे आए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो टेबल है हम ऐसा बनाते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे अपने ओल्ड लॉ का नाम, दैट इज यहाँ पर जैसे बात करें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दैट इज CRPC। तो किसको रिप्लेस, इसकी जगह कौन सा आ रहा है, इसकी जगह आ रहा है भारतीय। इसको याद भी करवाऊंगा आज, मुझे एक ट्रिक मिल गया बहुत ही बढ़िया, पेपर में गलत नहीं करके होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसको बार बार पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे, ये बहुत डिस्कस होगा, अभी आर्टिकल्स वगैरह आएंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म से याद करेंगे हम इसको, BNSS, ठीक है ना। BNSS के नीचे अगर हम CRPC लिख दें, ठीक है ना, तो पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है ना। तो हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म से हमको याद करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो CRPC है इसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRPC? इट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब हमें यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये जो बात करता है ये किसकी बात करता है, प्रोसीजर की बात करता है कि क्या कैसे होगा, ठीक है ना। तो BNSS क्या प्रिस्क्राइब करता है, BNSS जो है BNSS describes procedure and conditions for arrest, bail and custody, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड लॉ, न्यू लॉ एंड क्या है उसके अंदर रिमार्क्स लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो क्या बताते हैं, प्रोसीजर कि अरेस्ट कैसे होगा, बेल कैसे मिलेगा, कस्टडी में क्या होगा, ये सब बताता है प्रोसीजर। तो दैट इज BNSS, CRPC इसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है BNS। नेक्स्ट वाला कौन सा लॉ है, BNS। तो BNS जो है वो किसको रिप्लेस कर रहा है, वो IPC को, इंडियन पीनल कोड को। इंडियन पीनल कोड क्या डिफाइन करता था, पहले भी डेफिनेशन देता था कि मर्डर क्या है, ठीक है, डेफिनेशन देता था कि मर्डर क्या है, IPC, ठीक है। और इसकी जगह क्या आ रहा है, भारतीय। देखो ये भारतीय जो है ये कॉमन है, ये न्याय संहिता, न्याय देना है तो डिफाइन कर रहे हैं ढंग से, न्याय संहिता, ठीक है। तो न्याय संहिता की शॉर्ट फॉर्म क्या है, BNS। और अगर इसके नीचे हम IPC लिखते हैं तो ये पूरा आता है, अगर इसके नीचे हम IPC लिखते हैं तो ये पूरा आता है, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है, डिफाइंस ऑफेंसेस कि मर्डर क्या है, रेप क्या है, कब क्या माना जाएगा, क्योंकि डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा ये मर्डर हुआ है, हम कहेंगे अच्छा ये एसेंशियल्स है मर्डर के, अगर ये फुलफिल होते हैं तो मर्डर माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने पढ़ा था ना कि सेक्शन नहीं है, सेक्शुअल क्राइम्स अगेंस्ट जो मेन और ट्रांसजेंडर पर्सन है उसके अंदर वो सेक्शन नए लॉज में नहीं ऐड किया गया है। तो इवेंचुअली द कैन बी एन अमेंडमेंट, बट अभी के लिए उनको कह रहे हैं कि आप फिजिकल हर्ट, कन्फाइनमेंट और ये सब कुछ ऐड कर सकते, इसके अंदर केस आप कर सकते हो, पुलिस वालों को बोला है। द भारतीय सक्ष्या विच रिप्लेसेस द इंडियन एविडेंस एक्ट इज द थर्ड लॉ विच केम इनटू फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है ना। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 का है, 1872 का एक्ट है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो किसको रिप्लेस करता है, भारतीय
साक्ष्य, तो और इंडियन एविडेंस एक्ट, यहाँ पर हम एविडेंस एक्ट ही बोलते हैं मोस्टली, तो एविडेंस एक्ट बन जाएगा ये। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, BS, ठीक है ना। BS इज एविडेंस एक्ट। और एविडेंस एक्ट में क्या बताया गया है कि कौन से एविडेंसेस लगेंगे टू प्रूव, एविडेंसेस रिक्वायर्ड टू प्रूव एन ऑफेंस, ठीक है ना। किस एविडेंस की कितनी वैल्यू है, किस एविडेंस को कैसे ऑन बोर्ड लेना है, ये सब कुछ जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है कि कौन से वाला किसको रिप्लेस कर रहा है, एंड ऑल्सो विच वन डिफाइंस व्हाट, ऑल ऑफ दिस वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो नई चीजें और हैं वो क्या हैं, ठीक है। अब कौन कौन से लॉज नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। सेक्शन ऑन सेक्सुअल क्राइम्स against men and transgender persons not included in BNS, that is भारतीय न्याय संहिता। BNS के अंदर नहीं इंक्लूड हुआ है, ठीक है ना। सेक्शन ऑन सेक्सुअल क्राइम्स जो है वो BNS, दैट इज IPC। अब देखो BNS की शॉर्ट फॉर्म आ गई, तो IPC के अंदर, मतलब IPC से हमें क्या पता चलेगा, मीनिंग डिफाइन करता है, तो मीनिंग नहीं आया है, मतलब ये ऑफेंस नहीं इंक्लूड किया गया है, तो ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद cognizable offences, अब ये बता रहे हैं cognizable offences will be registered under section 173 of the BNSS instead of section 154 of CRPC। ये नोट करेंगे थर्ड पॉइंट, cognizable offences will be registered under section 173 of BNSS instead of, ऐसे ही हमने कल पढ़ा था कि कौन से सेक्शन के अंदर अब FIR होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है ना। तो अब वो भी इंपॉर्टेंट है कि FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसके अंडर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉग्निजेबल के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है, मतलब ये सीरियस ऑफेंसेस है, मतलब ये सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, मतलब बड़ा भारी भरकम ऑफेंस है, छोटे मोटे ऑफेंसेस नहीं होते कॉग्निजेबल ऑफेंस। द IPC एंड CRPC विल रन कॉन्करेंटली अलॉन्ग विद द न्यू लॉज एज सेवरल केस पेंडिंग, ठीक है ना। टू ओल्ड लॉज को, टू ओल्ड केसेस, ओल्ड लॉज आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, ठीक है ना। अब ओल्ड लॉज कौन से हैं, ओल्ड केस, ओल्ड लॉज IPC CRPC जो हैं वो, मतलब 1 जुलाई से पहले जो केसेस हुए उसको क्या एप्लीकेबल होगा, ओल्ड लॉज एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि और कौन कौन सी नई प्रोविजंस आई हैं, ठीक है। जीरो FIR का प्रोविजन आया है। जीरो FIR का प्रोविजन क्या होता है, अलाउइंग फाइलिंग ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन का क्या इशू है, ठीक है। आप कोई भी पुलिस स्टेशन में जाइए, ठीक है, वो कहेंगे हमको हमारे अंडर ये एरियाज आते हैं, ठीक है ना। कोई भी पुलिस स्टेशन में जाओगे तो वो कहेंगे हाँ जी हमारा जो एरिया है ना वो ये वो जगहें बता देंगे। तो हर पुलिस स्टेशन को एरियाज बांटे होते हैं, और इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं जुरिस्डिक्शन। लीगल लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, जुरिस्डिक्शन, कि कौन सा टेरिटोरियल एरिया है जो आता है, ठीक है ना। ऐसे ही वर्ड यूज किया जाता है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का पूरा जुरिस्डिक्शन क्या है, पूरा इंडिया, हाई कोर्ट का स्टेट है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो डिस्ट्रिक्ट होगा पर्टिकुलर, तो उसको भी, मतलब टेरिटोरियल एरिया जिसके ऊपर आपको काम करना है, जिसके अंदर आपका चलेगा चीजें, उसको जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं जीरो FIR जो है, पहले क्या होता था कि जिस पुलिस स्टेशन का केस है उसी में FIR होती थी, बट अब आप किसी भी, यू कैन एट एनी पुलिस स्टेशन आप विदाउट जुरिस्डिक्शन को इरेलेवेंट छोड़कर FIR फाइल करवा सकते हो, तो इसको बोलते हैं जीरो FIR। तो ये लिखेंगे जीरो FIR, ठीक है ना। अलाउइंग लिखेंगे, अलाउइंग फाइलिंग ऑफ FIR की फुल फॉर्म याद रखनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट at any police station regardless of jurisdiction,
ठीक है ना। जुरिस्डिक्शन मतलब वो एरिया, वो टेरिटरी, एरिया, कोई भी एरिया जिसमें पुलिस स्टेशन पर्टिकुलर एरियाज में डील करता है। बट अब एफआईआर आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे लिखवा सकते हो, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। और उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है ना, क्या स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो कंप्लेंट्स इसके अंदर एंड मैंडेटरी वीडियोग्राफी ऑफ क्राइम, एंड मैंडेटरी videography of crime scenes of heinous crimes, of videography of heinous crimes, of crime scenes of heinous crimes। heinous crimes अगेन कौन से होते हैं, जो सीरियस क्राइम्स होते हैं। heinous crimes कौन से होते हैं, सीरियस क्राइम्स होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे चलें, ठीक है, यहाँ पर अ पर्सन कैन नाउ रिपोर्ट इंसिडेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विदाउट द नीड टू विजिट द पुलिस स्टेशन। ठीक है ना, अब इंसिडेंट्स कैन बी रिपोर्टेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विदाउट विजिटिंग पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आप जो है अपनी रजिस्टर कर सकते हैं कंप्लेंट्स। ठीक है, उसके बाद जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस। देखो ट्रायल हो गया, ठीक है, मतलब हो गया कि हाँ इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, उसके बाद जजमेंट लिखते हैं वो, तो वो कह रहे हैं जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस, जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज़ टू कम विदिन 45 डेज। 45 डेज में कोर्ट को जजमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है ना, डेज ऑफ ट्रायल, ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल कंप्लीट हो गया है तो जजमेंट देनी पड़ेगी। इसका मतलब अभी क्या चलता है कि मे बी टाइमली ना देते हो, तो ये 45 डेज जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोविजंस अगेंस्ट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, गैंग रेप ऑफ माइनर्स एंड मॉब लिंचिंग। अब इसके अंदर प्रोविजंस ऐड की हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजंस अगेंस्ट false promise of marriage, gang rape and minors, गैंग रेप ऑफ माइनर्स, मतलब ये ऑफेंसेस हैं। आप गैंग रेप ऑफ माइनर करते हो मतलब बहुत सारे लोग जो है सेक्स करते हो एक माइनर के साथ जो कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स है। ठीक है ना, तो एंड मॉब लिंचिंग मतलब कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस, इंस्टेड ऑफ सीइंग कि जस्टिस पुलिस करेगी, आप खुद अपने हाथों में चीज़ें ले लेते हो, तो दैट्स नॉट राइट। ठीक है, तो ये भी एक ऑफेंस जो है वो ऐड किया है इसके अंदर। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ वुमेन रेप विक्टिम विल बी रिकॉर्डेड। जो स्टेटमेंट है रेप विक्टिम की, जिस लड़की का रेप हुआ है, वो कौन रिकॉर्ड करेगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर करेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ हर गार्डियन और रिलेटिव। ठीक है, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ माइनर। अगर गैंग रेप ऑफ माइनर हुआ है तो उसकी जो पनिशमेंट है वो क्या है, या तो उसको डेथ सेंटेंस मिलेगी या फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। सेडिशन हैज बीन रिप्लेस्ड विद सेसेशन। सेसेशन मतलब अलग करना, ठीक है ना, डिवाइड करना। ठीक है, और एक्ट अगेंस्ट द कंट्रीज सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को खतरा है, तब उसको सेडिशन बोलेंगे। ठीक है ना, सेडिशन जो है वो अर्लियर, इसके बारे में नोट्स बनाएंगे हम, पहले हमने जो नहीं लिखी है चीज़ें हम वो लिख दें। अब यहाँ पर जगह कहाँ पर है, ये रही जगह, एक तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेटमेंट, ये सारा लिखना है आपको। स्टेटमेंट ऑफ वुमेन रेप विक्टिम will be recorded by a woman police officer in presence of her guardian और रिलेटिव। ठीक है ना, प्रेजेंस, किसी की प्रेजेंस में एक वुमेन जो है पुलिस ऑफिसर वो लेगी इनकी स्टेटमेंट। ठीक है, डेथ सेंटेंस लिखेंगे, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ
माइनर का गैंगरेप हुआ है और प्रूव हो जाता है तो उसको क्या मिलेगा, डेथ सेंटेंस मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद हम सेडिशन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। अब सेडिशन का जो है वो इशू बहुत मेजर था। सेडिशन सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी में दिया हुआ था, इंडियन पीनल कोड में, ठीक है ना। वॉज सस्पेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, वॉज सस्पेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये सेक्शन सस्पेंड कर दिया था कि इसका मिसयूज हो रहा है, ठीक है। सेडिशन का मतलब अगेंस्ट गवर्नमेंट आप चीजें कर रहे हो, अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। इंडिया की इंडिपेंडेंस को खतरा है। तो अब जो न्यू लॉ है उसके अंदर क्या बोल दिया इसको, सेडिशन हैज बीन, ये लिखेंगे, सेडिशन हैज बीन रिप्लेस्ड विद secession or act against the country's sovereignty, unity and integrity, ठीक है ना। मतलब आप इंडिपेंडेंस, कंट्री की इंडिपेंडेंस को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस जो आज़ादी है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो या अलग करने की कोशिश कर रहे हो, डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें, आई नो न्यू लॉज हैं, अभी हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए आगे, जो भी चीज़ें आई थी मैंने सब इकट्ठे रख दिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर फाइल्ड थ्रू क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम। तो ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जिसके थ्रू होगी और इसके अंदर 0 FIR का भी प्रोविजन रखा गया है। A significant upgrade to CNS will help people file EFIR without visiting a police station and 0 FIR which can be filed irrespective of jurisdiction। तो यहाँ पर अब ये लिखेंगे दोबारा से, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर फाइल थ्रू CCTNS, that is criminal tracking network systems, ठीक है ना। इससे वो करते हैं, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, जो ये है व्हाट इज क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इट इज, ये क्या है, दैट फंक्शंस अ प्रोग्राम that functions under national crime records bureau। इसके अंदर ये फंक्शन करता है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, ऑनलाइन प्रोग्राम है। अब इसके अंदर CCTNS upgraded to file EFIR and 0 FIR। ना 0 FIR का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना, ऊपर ही। और EFIR क्या है, फाइल विदाउट विजिटिंग, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विदाउट विजिटिंग पुलिस स्टेशन होता है। आपको पुलिस स्टेशन विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऑनलाइन कंप्लेंट जो है वो कर सकते हो। 0 FIR जुरिस्डिक्शन का कोई दिक्कत नहीं है। The official said changes have also been made to CCTNS software to register FIRs in languages other than English and, ठीक है, changes made to register FIRs in other languages other than English and Hindi। तो यस, यहाँ पर लैंग्वेजेस भी इंग्लिश और हिंदी के अलावा में भी अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो FIR है वो रिकॉर्ड हो सकती है, राइट। द BNSS मैंडेट्स कंपल्सरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये हमने कल भी रखा था कि BNS जो है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, सर्च और सीजर, सर्च क्या है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, सीजर कुछ मिल गया उसको उठा करके आप अपने कस्टडी में ले रहे हो, ठीक है, तो वो सीजर होता है। फॉर ईच क्रिमिनल केस एंड मैंडेटरी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। फॉरेंसिक क्या होता है, DNA देखना, बाल मिल गया, स्पर्म मिल गया, उसका DNA देखना किसका है, ये ब्लड स्पॉट मिला है, ब्लड मिला है, तो इन सब की फॉरेंसिक होनी अब कंपलसरी है, ठीक है ना। और ये किस में होगा, जिसमें केसेस वेयर एन ऑफेंस अट्रैक्ट्स पनिशमेंट ऑफ 7 years प्लस अगर पनिशमेंट है, ठीक है ना।
तो फिर यहाँ पर ये चीज़ मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग करनी और फोरेंसिक्स करवाने इंपॉर्टेंट है। द रिकॉर्डिंग्स विल हैव टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिले। और यहाँ पर 7 ईयर्स प्लस क्यों? क्योंकि 7 ईयर्स प्लस जो है उस वो मतलब सीरियस ऑफेंस है, तभी इतनी सजा मिल रही है, ठीक है ना। तो सीरियस ऑफेंसेस के अंदर ये हो गया, ये हमने कल लिख लिया था। ऑफिशियल्स पॉइंटेड आउट द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड बेस्ड सिस्टम वेयर द डाटा विल बी स्टोर विल बी ऑफ प्राइम कंसर्न। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये क्या है, ये जो सिस्टम जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, ये क्या है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम है। व्हाट इज इट? इट इज अ क्लाउड बेस्ड सिस्टम, ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। BNSS प्रोवाइड्स द स्टेट टाइम टिल 2029 टू प्रिपेयर फॉर देयर फॉरेंसिक कैपेसिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि BNSS provides states time till June 2029 to prepare their forensics कैपेबिलिटीज। उनकी जो फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए स्टेट्स को 2029 तक का टाइम दिया जा रहा है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बार बार आ रहा था न्यूज़ में कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा, अब एप्लीकेबल हो गए, तो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंपावर्स द जुरिसडिक्शनल मजिस्ट्रेट टू ग्रांट पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज। ये हमने कल भी पढ़ा था कि अब जो है पुलिस को 15 डेज की कस्टडी मिलेगी, और वो जो पुलिस वाले हैं वो 15 डेज की कस्टडी एक साथ ले सकते हैं, ठीक है, टुगेदर ले सकते हैं, या वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकती है। दैट कस्टडी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो, दैट कस्टडी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल्सो, ठीक है ना। टुगेदर भी कस्टडी ले सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कस्टडी भी हो सकती है इन 15 डेज की, ठीक है। एंड ऑल्सो इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24, इन केस इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड 24 आवर्स, तो 15 डेज के अंदर भी पुलिस कस्टडी अप टू 15 डेज ले सकती है पुलिस। हाउएवर सेक्शन 187 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेज पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज कैन बी ऑथोराइज्ड इन होल और इन पार्ट्स। ऑथोराइज मतलब यही मैंने बोला ना, 15 डेज की कस्टडी है, ठीक है ना, और वो पार्ट्स में भी ले सकती है और टुगेदर भी ले सकती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था, CRPC के अंदर जो ये 15 डेज की कस्टडी होती थी, ये विद इन 15 डेज ये होती थी पुलिस कस्टडी अप टू 15 डेज इन केस इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो वो 15 डेज का टाइम पीरियड होता था जिसके अंदर कस्टडी हो सकती थी। बट अब क्या है, ये 40 और 60 डेज आउट ऑफ 60 और 90 डेज जुडिशियल कस्टडी, द पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज में बी स्प्रेड ओवर 60 डेज वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद एटलीस्ट 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 40 डेज फॉर एनी अदर ऑफेंस। मतलब पहले क्या होता था, इन्वेस्टिगेशन चालू होने के फर्स्ट 15 डेज के अंदर ही अरेस्ट कर सकते थे, बट अब वो इन्वेस्टिगेशन चालू होने के 16 डेज और 40 डेज तक कर सकते हैं अरेस्ट। तो यहाँ पर अरेस्ट लिखेंगे, यहाँ पर हम अरेस्ट का प्रोविजन लिखेंगे, पहले क्या था और अब क्या है, इसका डिस्टिंग्विश होगा, ठीक है। दिस वुड बी डिस्टिंग्विश्ड कि पहले क्या था और अब क्या है। तो यहाँ पर CRPC के अंदर क्या था, ठीक है, CRPC के अंदर क्या था, CRPC के अंदर empowers jurisdictional magistrate to grant police custody up to 15 days, ठीक है ना, अप टू 15 डेज, और 15 डेज की कस्टडी ग्रांट कर सकते हैं। और ये जो है 15 डेज की जो कस्टडी है, ठीक है ना, कंप्लीटेड विद हावर जुरिसडिक्शन मजिस्ट्रेट, 15 डेज टुगेदर ही होते हैं इसके अंदर, 15 दिन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए। बट यहाँ पर जो जो लॉ है, इसके अंदर जो नया लॉ आया है उसके अंदर BNSS के अंदर पुलिस कस्टडी of 15 days can be in parts or whole, ठीक है ना। मतलब अलग अलग भी 15 दिन को 2-2 दिन करके भी यूज कर सकते हैं, 15 डेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो अरेस्ट है, पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज में भी स्प्रेड ओवर, यहाँ पे लिखेंगे पुलिस कस्टडी ऑफ 15 डेज may be spread over 60 days where offense is punishable
with at least 10 years of imprisonment. ठीक है, 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट है तो 60 days में स्प्रेड हो सकते हैं, मतलब आप 60 days की इन्वेस्टिगेशन के अंदर अंदर अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर और 40 days या फिर 40 days फॉर अदर ऑफेंसेस। अब देखो यार, जब अब हम ये पढ़ते हैं ना कि एक ऑफेंस की सज़ा 10 साल है, 7 years है, मतलब वो सीरियस ऑफेंसेस है, जितनी ज़्यादा सज़ा उतना सीरियस ऑफेंस, तो उसके हिसाब से इन्होंने डेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सीरियस में ज़्यादा डेज दे दिए और जो कम वाले उसमें 40 days दे दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर होल पीरियड इनिशियली 40 और 60 days आउट ऑफ 60 और 90 days पीरियड ऑफ कस्टडी। अब यहाँ पर पुलिस कस्टडी जो पहले थी, पुलिस कस्टडी was permitted only for 15 days, that too could be sought in first 15 days, ठीक है, पुलिस कस्टडी 15 days ऑफ फर्स्ट 15 days ऑफ अरेस्ट, मतलब 15 days ऑफ अरेस्ट के अंदर ही आप वो कर सकते थे। BNSS अलाउज द पुलिस टू मेक रिक्वेस्ट फॉर कस्टडी बियॉन्ड 15 days ऑन फेस ऑफ इट एक्सटेंडिंग पावर, तो 15 days के बियॉन्ड भी आप अपनी कस्टडी एक्सटेंड करवा सकते हो। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे कि CRPC में क्या था कि जो अरेस्ट थी वो 15 days की थी, एक साथ ही होती थी या जितनी भी होती थी। यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव भी अरेस्ट कर सकते हो, 15 days को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। पुलिस कस्टडी ऑफ 15 days को स्प्रेड भी कर सकते हैं, पहले ये नहीं था, तो ये डिफरेंस आ गया है नए लॉज के अंदर। ऑन December 25, 2023 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव एसेंट टू द भारतीय न्याय संहिता, ये सारे बिल्स को। अब यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट गेव एसेंट। अब यार ये तो हमको पता होना चाहिए, गेव एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल। एसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल। एसेंट का मतलब क्या होता है, अप्रूवल, ठीक है। अब जो बिल है वो लॉ कैसे बनता है, एक बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है, बिल क्या है, प्रपोजल है, ठीक है ना, प्रपोजल है कि लॉ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, ठीक है, वोटिंग होती है, फिर वो वोटिंग के बाद वो पास हो जाता है, ठीक है ना। अब वो बिल जो है वो पास हो गया, तो पास होने के बाद वो किसके पास गया, वो गया गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना। स्टेट में गवर्नर के पास जाता है और सेंटर में प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट या गवर्नर एसेंट दे देते हैं, मतलब अप्रूवल दे देते हैं, तो वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। तो ये जर्नी रहती है एक बिल की, एक प्रपोजल की, लॉ की बनने में, और जब लॉ होता है देन वी हैव टू फॉलो इट, ठीक है ना, तब वो हम पे लागू हो जाता है तुम और मैं पे। तो दिस इज व्हाट इज द जर्नी फ्रॉम अ बिल टू लॉ। बिल क्या है, इट इज अ प्रपोजल कि लॉ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। R. Sampatham, a veteran Sri Lankan Tamil leader, died. He worked really hard for the Tamilians who are in Sri Lanka, तो इसलिए he is known। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीलंकन तमिल लीडर राजा वारोथियम संपंथन died, ठीक है ना। वाई ही इज नोन, सोल्यूशन टू तमिल क्वेश्चन। अब वहां पर तमिलियंस जो इंडिया से गए हैं, जिनको ब्रिटिश लेके गए थे, ठीक है ना, और सनहली जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके आपस में नहीं बनते, तो उसके सोल्यूशन पे इन्होंने बहुत काम किया है, तो दैट इज वाई ही इज नोन। एंड इंडिया से रिलेटेड है क्योंकि तमिल्स हमारे लोग हैं, तो इसलिए इनका नाम आया है, तो याद रखना है। उसके बाद अमरावती बॉडी नोटिफाइड। अब देखो यार, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का इशू चल रहा है, आंध्र, ठीक है, आंध्र, अरुण का नहीं चल रहा है, अरुणाचल नहीं, आंध्र का चल रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का इशू चल रहा था, 3 हमने कैपिटल वाला डिस्कस किया था, ये अब लास्ट मंथ का ही है। अगर आप 3 कैपिटल वाला इशू कवर करना चाहते हो तो कोई ना कोई बच्चा आपको बता देगा कि मैंने जून में कब कवर किया, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको दे देती हूँ। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश जो था उसके अंदर से तेलंगाना निकला, तेलंगाना की स्टेट निकली। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि फॉर 10 ईयर्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हैदराबाद जो है वो
10 ईयर्स तक कॉमन कैपिटल रहेगी। ये 10 ईयर्स 2024 में खत्म हो गए। तो अब हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की कैपिटल है, तो आंध्रा की क्या कैपिटल होगी? तो पहले डिसाइड हुआ कि अमरावती जो है वो तेलंगाना की कैपिटल बना देंगे, बट फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, तो जो चेंज गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा हम 3 कैपिटल सिटीज बनाएंगे, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल, और हम एक को जुडिशियल कैपिटल बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, मतलब एक में लॉज बनेंगे, एक में एग्जीक्यूटिव बैठेगी और एक के अंदर जुडिशरी बैठेगी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए, विच फेल्ड, कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, ये सब हुआ, अमरावती में लैंड ले लिया था इन्होंने, बट अब क्या है, दोबारा से सरकार चेंज हुई है और अब आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अमरावती बनेगी। तो ये सिचुएशन थी। अब पढ़ लेते हैं। इन अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स रिज्यूमिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ अमरावती, द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इशूड अ गैजेट नोटिफिकेशन। अब इन्होंने और लैंड एक्वायर किया है ये कैपिटल सिटी को बनाने के लिए, अमरावती को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है। उसके बाद यहाँ पर एक और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो ये है कि विशाखापट्टनम को फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाएगा। विशाखापट्टनम को फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाएगा, ठीक है ना। विशाखापट्टनम को क्या बनाया जाएगा? फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाएगा। फाइनेंशियल कैपिटल बनाया जाएगा। कार्बन derived from carbon husks can power super capacitors, find researchers। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Researchers of Government College of Women Thiruvananthapuram have devised a method to produce activated carbon। activated carbon बना सकते हैं, ये इन्होंने डिवाइस किया है मेथड, ठीक है। suitable for super capacitator fabrication from coconut husk which are a major agriculture residue। अब कोकोनट जो है, कोकोनट हस्क जो है वहां पर वो बचा रहता है, अगर उसको यूज कर सकते हैं किसी चीज के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। द कोकोनट हस्क बायो वेस्ट डिराइव्ड एक्टिवेटेड कार्बन होल्ड इमेंस प्रॉमिस ऑफ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट ग्रीन सॉल्यूशन performance supercapacitors owing to its availability, low cost, eco-friendly supercapacitors with significantly higher capacity and energy storage capacity than conventional capacitors। The team has leveraged। अब यहाँ पर हमें सिंपली ये लिख लेना है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है कि किसने बनाया ये। रिसर्चर्स एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ थिरुवनंतपुरम have devised a method to produce activated। So super capacitors are basically जो large amount of energy store कर सकते हैं, right। तो ये तो मैंने बताया नहीं, तो ये बता रही हूँ। to produce activated carbon husk से बनाएंगे, suitable for super capacitor fabrication। एक मिनट, सुपर कैपेसिटर फैब्रिकेशन, ठीक है। सुपर कैपेसिटर क्या होता है? कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। आगे चलेंगे। न्यू बिगनिंग्स, आईसीसी टूर्नामेंट्स फाइनली वाउंड टू क्लोज अ ग्लोरियस सैटरडे, ब्रिजटाउन इन बारबाडोस। बारबाडोस जो है वो वेस्ट इंडीज में है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि बारबाडोस जो है वो वेस्ट इंडीज में है, कल वाले नोट्स में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो बारबाडोस जहाँ पर मैच हुआ वो कहाँ पर है? हमने ये मैच वर्ल्ड कप कहाँ जीता? वेस्ट इंडीज में जीता, वेस्ट इंडीज में जीता, ठीक है ना। अब ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमने और कब कब जीता है, क्रिकेट के बारे में बता रहे हैं कि वर्ल्ड कप हमने और कब कब जीता है। तो हमने ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हमने जीता 1 2 3 4 बार जीत चुके हैं मेरे ख्याल से हम, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जीता आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2013 में जीता बर्मिंघम में, ठीक है ना, इंग्लैंड में, ठीक है। उसके बाद 1983 में ओडीआई जीता, ओडीआई लिखा था ओडीआई वर्ल्ड कप, ठीक है ना। यहाँ पे कपिल देव थे, कपिल देव, ये भी लिख लेते हैं जो, ठीक है।
1983 में। उसके बाद MS धोनी 2007 ICC वर्ल्ड कप T20 जीता, T20 ICC जीता 2007 में। और अब ने रोहित शर्मा 2024 ये जीता बारबाडोस वेस्ट इंडीज में। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए कि हमने कब कब जीता, 2013, 1983, 2007, 2024। ठीक है, वेस्ट इंडीज में हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर जजमेंट की बात हो रही है जिसका नाम है MK रणजीत सिन्हा वर्सेस एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, MK रणजीत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू, कि फंडामेंटल राइट है हर किसी की, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना, वी हैव अ राइट टू बी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये हमारी राइट है। ठीक है, MK रणजीत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमें बस ये याद रखना है कि कौन सी जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। ये डिस्कशन जो हो रखी है ये हमारे कोई काम की नहीं है, बट हमें एक चीज़ और याद रखना है, इन द केस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो ध्यान से समझना, लिखेंगे नहीं, इसको समझेंगे। देखो MK रणजीत सिन्हा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में हेल्ड किया कि हर किसी की राइट है कि जो क्लाइमेट चेंज से एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो इल इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, क्या इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के? इल इफेक्ट्स, बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, हीट वेव्स आ रहे हैं, ये सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। जो ये सारे इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, इससे बचने का हर किसी का राइट है, एंड दिस इज अ फंडामेंटल राइट। क्या बोल रहे हैं वो? दिस इज अ फंडामेंटल राइट। क्या राइट है? दिस इज अ फंडामेंटल राइट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद इन केस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, अब ये क्या कह रहे हैं, ये किसके केस में बोल रहे हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के केस में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का केस क्या है? देखो यार, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये गुजरात राजस्थान में पाए जाते हैं, ये बर्ड है, ये गुजरात राजस्थान में पाए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनकी डेथ हो रही है। क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि वहाँ पर वायर्स लगी हुई हैं, हाई टेंशन वायर्स लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? हाई टेंशन वायर्स लगी हुई हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पर विंड मिल्स लगे हुए हैं, सोलर एनर्जी जनरेट हो रही है डेजर्ट एरिया में, और उसी ही वायर्स लगी हुई हैं। अब ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको कम दिखता है। ठीक है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये चलती है, यहाँ पर वायर है, जब तक इसको वायर दिखती है तब तक इसकी गर्दन कट जाती है, एंड शी इज डेड। ठीक है, तो ही और शी इज डेड। ठीक है, तो ये केस चल रहा था कि भाई इन वायर्स का क्या करें, ये बर्ड्स भी बचाना है, वायर भी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है हमको, इन्वायरमेंट के लिए क्लीन एनर्जी भी चाहिए। विंडमिल और सोलर जो है वो क्लीन एनर्जी के सोर्स हैं, बट ग्रेट। तो उसी के अंदर बात करते करते सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली जजमेंट दे दी, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 100% जजमेंट आने वाला केस है, हर एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, आगे चलेंगे। UGC नेट के एग्जाम में आ भी चुका है, जो कैंसिल हो गया था, बट येस आया था ये क्वेश्चन। द ग्रांट ऑफ बेल टू फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लीडर है हेमंत सोरेन, और जो फॉर्मर CM ऑफ झारखंड रह चुके हैं, उनको बेल मिल गई है। PMLA के अंदर ये अरेस्ट हुए थे। PMLA की फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब यहाँ पे एडिटर कह रहे हैं कि ये गलत अरेस्ट करी, मिसयूज किया गया है PMLA का और ये सब। ठीक है ना, तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है, बट दिस इज व्हाट झारखंड हाईकोर्ट ने बेल दिया इनको, ये हमने लिख चुके हैं, ये हम झारखंड हाईकोर्ट ने इनको बेल दी है। ठीक है ना, इन जिन बच्चों ने इवन आज से देखना स्टार्ट किया है एंड दे वांट टू बी रेगुलर, मैं एक सजेस्ट करूंगी कि अगर आप 29 और 30 जून का भी देख लोगे ना न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो आप बिल्कुल ट्रैक पे आ जाओगे। ठीक है ना, और अगर मैं हर चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करती रहूँगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें मुझे पता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट 4-5 बार में ही क्लियर होगा। ठीक है, बट जो छोटू से कॉन्सेप्ट है अगर मैं वो समझाने लगी ना तो 2-2.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, राइट? तो उस बात को समझना पड़ेगा आपको। शुड एजुकेशन बी ब्रॉट बैक टू स्टेट लिस्ट। अब यार ये लिस्ट क्या होती है, पहले ये समझते हैं। देखो यार 3 लिस्ट्स होती हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नोट कर लो, नहीं तो समझ लो इसको बस। ठीक है, लिस्ट्स होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट। ठीक है, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट। ठीक है ना, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट।
ठीक है ना। अब यूनियन लिस्ट के अंदर ये लिस्ट क्या है, जो लॉज बनाने हैं, जो लॉज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे लॉज बनते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है उनकी, किसके बीच में, जो यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर लॉ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है, ठीक है ना। जो स्टेट लिस्ट है उसके ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, और जो कॉन्करेंट है बोथ सेंटर और स्टेट जो है उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, बोथ सेंटर एंड स्टेट उसके ऊपर लॉज बना सकते हैं, बट चलेगी किसकी, अगर लॉ सेंटर वाला जो है वो ज़्यादा चलेगा, स्टेट वाला इतना रेलिवेंट नहीं रहेगा अगर सेंटर का लॉ ऑलरेडी है। तो ये लिस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है। अब जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वो पहले यूज टू कम इन स्टेट गवर्नमेंट, पहले वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता था और अब वो कॉन्करेंट में प्लेस किया हुआ है, क्योंकि नीट वाला इशू इतना चला हुआ है। कल हमने एनटीए के बारे में लिखा कि वो कब इस्टेब्लिश हुआ, क्यों इस्टेब्लिश हुआ, उसका रोल क्या है, कौन अपॉइंटमेंट्स करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम बात कर रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो स्टेट लिस्ट से उठ करके कॉन्करेंट लिस्ट में कैसे आई, राइट। तो पढ़ते हैं, द नीट यूजी एग्जाम हैज एम्ब्रॉयल्ड इन कंट्रोवर्सीज ओवर द अवार्ड ऑफ ग्रेस मार्क्स। ठीक है, नीट का चल रहा है, यूजीसी नेट कैंसिल हो गया, दोबारा से डेट आ गया अब उसकी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्रिएटेड अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर पॉलिटी। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर डिवीजन ऑफ पावर हो, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ पावर हो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर ये पावर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या कहते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पर सिर्फ वन एक ही होती है जो सारी पावर रखती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो फेडरल है। यूनिटरी मतलब एक यूनिट, मतलब सिर्फ एक ही है जो सब कुछ चला रही है, बट हमारे यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है नॉट ओनली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट बट ऑल्सो बिटवीन द लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी को भी पावर दे रखी है। तो वी हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो कहते हैं कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए, ठीक है, ये हम नोट कर लेंगे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन फेडरल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंसेस। एजुकेशन विच इज एन इंपॉर्टेंट पब्लिक गुड वॉज केप्ट अंडर प्रोविंशियल लिस्ट। अब वो कहते हैं उस टाइम पे जो स्टेट लिस्ट होती थी उसको प्रोविंशियल लिस्ट कहते थे, प्रोविंसेस होते थे तब, तो एजुकेशन उस टाइम पे स्टेट लिस्ट में रखी गई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस कॉन्टिन्यूड एंड एजुकेशन वॉज पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद भी एजुकेशन जो है एज अ सब्जेक्ट वो स्टेट लिस्ट का पार्ट ही रहा। हाउएवर ड्यूरिंग द इमरजेंसी द कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूटेड स्वर्ण सिंह कमिटी टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन फॉर अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जब इमरजेंसी लगी हुई थी, वही इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम जो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होती है, जब वो लगी हुई थी तो स्वर्ण सिंह की कमेटी बनाई और बोला कि आप रेकमेंड करो कि क्या अमेंडमेंट्स लेकर आने। अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, चेंजेस, कि क्या अमेंडमेंट्स लेकर आए जाएं कॉन्स्टिट्यूशन में। वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वाज टू प्लेस एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन ऑर्डर टू इवॉल्व ऑल इंडिया पॉलिसीज ऑन द सब्जेक्ट। एक रिकमेंडेशन इस कमीशन की क्या थी, कमिटी की, कि आप एजुकेशन को जो है वो कौन से सब्जेक्ट में रखो, वो कॉन्करेंट में रखो, सो दैट ऑल इंडिया पॉलिसीज चेंजेस लेकर आ सके एजुकेशन में। दिस वॉज इंप्लीमेंटेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट बाय शिफ्टिंग एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ वाली जगह पर शिफ्ट जो है वो आया। उसके बाद क्या हुआ, द जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई that came to power after emergency passed 44th constitution amendment to reverse many of the controversial changes made through 42nd amendment। 42nd amendment में बहुत controversial changes हुए थे और इनको रिवर्स करने के लिए, इनको चेंज करने के लिए क्या किया गया, तो 44th अमेंडमेंट के अंदर स्टेट के अंदर लेकर जा रहे थे एजुकेशन स्टेट लिस्ट के अंदर, बट वो पास नहीं हुआ। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में वो बट नॉट इन राज्यसभा वाज टू ब्रिंग बैक एजुकेशन टू स्टेट लिस्ट, राज्यसभा से पास नहीं हुआ। तो ये सारी टाइमलाइन जो है ये हम नोट करेंगे, ठीक है ना। अब ये लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं, आपको पता था तो आप नोट कर लेंगे, पता था तो मत करना, ठीक है ना। स्टेट एज अ सब्जेक्ट, स्टेट इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, state is a concurrent list subject, ठीक है ना। ये हमारी हेडिंग बन गई। अब इसमें सबसे पहली चीज, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको ऐसा डिवाइड करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इंडिया एक्ट 1935 आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्यूरिंग ब्रिटिश लिस्ट, during British rule, education was placed under provincial list
और एक और पॉइंट जो हम लिख लेते हैं जो एजुकेशन से अलग था, ठीक है ना, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, फर्स्ट टाइम फेडरल स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड, फेडरल स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड। अब यहाँ पर अगर आपको फेडरल का मीनिंग लगता है कि आपको नहीं याद रहेगा, तो आप फेडरल पे अंडरलाइन करके लिख सकते हो डिवीजन ऑफ पावर। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने और आपको पता है कि फेडरल आपको याद रह जाएगा, तो आप मत लिखो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। तो ये हुआ, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद टाइम आया आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हम इंडिपेंडेंस हो गए, स्टेट वाज स्टिल, स्टेट वाज अंडर, स्टेट वाज अंडर, state was a state subject, sorry, education was a state subject, not state was a state subject, education was a state subject, ठीक है ना। और जो यहाँ पर प्रोविंशियल लिस्ट है वो क्या थी, वो भी मतलब स्टेट लिस्ट थी। उस टाइम की स्टेट लिस्ट को प्रोविंशियल लिस्ट बोला जाता था, ठीक है, ये भी लिख लिया हमने। थर्ड फिर आई अमेंडमेंट, ठीक है ना, फिर आई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 1976 की है। इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी एक कमिटी बनाई गई, उसका नाम क्या था, स्वर्ण सिंह कमिटी, स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमिटी टू प्रोवाइड recommendations, recommendations for amendments, for amendments to the constitution, to the constitution, अमेंडमेंट प्रोवाइड करवाई, अमेंडमेंट टू प्रोवाइड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप बताइए, कमेटी बिठाई कि आप बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है। अगेन अगर आपको अमेंडमेंट्स नहीं याद रहेंगी टर्म, तो चेंजेस आप लिख लो अपना, सो दैट रिविजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। अब इन्होंने रेकमेंड किया, तो इन्होंने रेकमेंड किया, रेकमेंडेड शिफ्टिंग education from state list, from state list to concurrent list, ठीक है ना। तो 42nd अमेंडमेंट के अंदर, ये 42nd अमेंडमेंट में ये शिफ्ट हो गई कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ठीक है जी। अब थर्ड क्या आई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं वो भी हम लिखेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पॉलिटी के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है 1978, ठीक है ना। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, ठीक है, क्यों आई थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई came to power after emergency passed above amendment, ठीक है ना। try to bring education under state list, couldn't get through, passed in Lok Sabha, but couldn't get through Rajya Sabha, ठीक है, राज्यसभा के अंदर ये पास नहीं हो पाया। तो जो स्टेट है वो कहाँ पर रह गई, वो स्टेट जो है, एजुकेशन जो है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट ही रहेगा। सो दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ हाउ स्टेट इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। अब इसमें से बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है, बट अगर कहीं डिटेल में चला गया काम, जो कि अब जाने लग गया है डिफरेंट पेपर्स में, ठीक है, एग्जाम्स लाइक पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया,
दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड पुटिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी नहीं करना तो मत करो फिर, और क्या है. इन अप्रैल द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पास्ड अ लॉ प्रोटेक्टिंग अमेरिकन फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशन एक्ट दैट फोर्सेस टिकटॉक चाइनीज पेरेंट ByteDance टू डाइवेस्ट ओनरशिप ऑफ द ऐप इन 9 to 12 months और सी इट बैंड. मतलब जो चाइना के ओनर्स का इसके अंदर वो है, मतलब चाइना का पार्टनरशिप है इसके अंदर, वो नहीं चलेगा, वो ये कह रहे हैं, ठीक है, डाइवेस्ट करना पड़ेगा. तो ये कौन लेकर आए अप्रैल के अंदर. तो यहाँ पर यूएसएस प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल्ड एप्लीकेशंस एक्ट, ठीक है ना. ये क्या कर रहा है, फोर्सेस यूएसए forces TikTok Chinese parent ByteDance to divest ओनरशिप. तो उनको कह रहे हैं जो चाइनीज का ओनरशिप है वो निकालना पड़ेगा, ओनरशिप इन द ऐप इन 9 to 12 months, ठीक है ना. और इट विल बी बैंड, ठीक है ना. अब ये बैन जो है टिकटॉक पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वालों ने 2020 में इंडिया बैंड टिकटॉक, ठीक है ना, आफ्टर क्लैशेस बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है. लद्दाख के अंदर जो क्लैश हुए थे उसके बाद उसमें अब टिकटॉक जो था वो इंडिया में 2020 में बैन हो गया था. अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, प्रोटेक्टिंग अमेरिकन फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरी कंट्रोल एप्लीकेशन एक्ट कहाँ से आया, ये अमेरिकन हटा के बोलेंगे कौन सा लॉ है जो प्रोटेक्ट करने के लिए आया है, फॉरेन जो लॉ एप्लीकेशन है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी कंट्री लॉ लेकर आई है, यूएसए लेकर आई है, ठीक है. टिकटॉक कहाँ पर बैन हो सकता है, यूएसए में बैन हो सकता है. चाइनीज पेरेंट कौन है टिकटॉक का, ByteDance है, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंडिया में कब बैन हुआ था, 2020 में बैन हुआ था. क्यों बैन हुआ था, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में क्लैशेस हुए तो हमने बैन कर दिया 2020 में, ठीक है, कोविड वाले ईयर में. अब यहाँ पर बात करेंगे डीआरडीओ टेक्स अप स्टडी ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस कन्वेंशनल सबमरीन. तो डीआरडीओ जो है एज द प्रिक्योरमेंट ऑफ न्यू सबमरीन्स अंडर P75I goes on, the defense DRDO has taken up a preliminary study on the design and development of an indigenous conventional submarine under Project 76. मतलब सबमरीन क्या होता है, सबसे पहले सबमरीन क्या होते हैं, सबमरीन वो चीज़ है जो पानी के नीचे रहती है, और कन्वेंशनल सबमरीन में डीजल इंजन होता है. एक सबमरीन और बन रही है जो कि न्यूक्लियर इंजन वाली है. अब जो न्यूक्लियर फ्यूल वाली इंजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूल वाली सबमरीन है, ठीक है ना, उसका क्या फ़ायदा है कि एक तो वो नॉइज़ नहीं करती है तो पता ही नहीं चलता. अब पानी के नीचे क्यों घूम रहे हो, मज़े ले रहे हो, नहीं. अगर हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी है हम अपनी सबमरीन छोड़ देते हैं, ठीक है ना, वॉर के टाइम पे या कुछ भी हम वहां से अटैक कर सकते हैं. उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ घूम रहा है, अगर पता है शिप है ऊपर घूम रही है, अटैक कर देंगे, खत्म कर देंगे. अगर सबमरीन है वो नीचे है, और न्यूक्लियर जो है वो फ्यूल भरने बार बार ऊपर नहीं आएगी, एक बार नीचे गई तो वो गायब हो जाएगी, ठीक है. तो अटैक करना वहां से ईजी है क्योंकि वहां से फिगर आउट ही नहीं होगा कि कहाँ पर है सबमरीन पानी के नीचे. वेराज जो डीजल वाली है वो आवाज भी ज्यादा करती है और फिगर आउट करना भी ईजी है क्योंकि बार बार ऊपर आती है. बट यहाँ पर हम कन्वेंशनल सबमरीन बना रहे हैं, ठीक है, और डीआरडीओ उसके ऊपर रिसर्च कर रही है. This will be continuation of advanced technology vessel project to build a conventional submarine under which the Arihant series of nuclear ballistic missile submarines are being built, and another project for building nuclear powered submarine is currently under the. तो हम न्यूक्लियर पावर्ड प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, हमारा SSBN भी चल रहा है, ATV भी चल रहा है जो कि अरिहंत सीरीज है. Under P76 there will be substantial indigenous content including weapons, missiles, combat management system. मतलब बहुत ज़्यादा indigenous content होगा. indigenous content का मतलब क्या होता है, मेड इन इंडिया, हम खुद बनाने वाले, कोई और कंट्री से हम नहीं लेंगे, मेजर चीज़ें इंडिया में ही बनेगी, ठीक है जी. द नेवी हैज़ अ 30-year सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम एंड आफ्टर 75I इट्स इंटेंड टू डिजाइन एंड बिल्ड कन्वेंशनल सबमरीन इंडिजीनियसली.
75I के बाद क्या उसका है कि हमको कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडिया में बिल्ड करनी है 75I के बाद। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो P76 में बात कर रहे हैं। एन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल डेवलप्ड एंड डिजाइन बाय डीआरडीओ इज नाउ अवेटिंग फिटमेंट इन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। ये ना नाम है सबमरीन्स के, तो ये स्कॉर्पियन क्लास में फिट होगा। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन कालवेरी is expected to go for refit in 2025 when the fitment process will begin and is expected to take 2 to 3 years. ठीक है, an AIP module acts as a force multiplier. It enables conventional submarine to remain submerged for a long duration, thereby increasing their endurance and reducing chances of detection. तो जो AIP मॉड्यूल है वो अगेन चांसेस ऑफ डिटेक्शन रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर एक ही आर्टिकल में हम देख रहे हैं कितनी सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम डीआरडीओ और सबमेरीन्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबमेरीन्स। ठीक है, हम लिख लेते हैं सबमेरीन्स, हम लिख लेते हैं सबमेरीन्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डीआरडीओ हैज टेकन अप preliminary study on design and development of indigenous conventional सबमेरीन। अब हमको याद क्या करके जाना है यहाँ से, जो मैं नहीं नोट करवाऊंगी, कि प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट 76, तो जो प्रोजेक्ट 76 है जिसको ये P76 भी बोल रहे हैं, इसके अंदर मेन एम क्या है हमारा कि हमको कन्वेंशनल खुद बनानी है कन्वेंशनल सबमेरीन। कन्वेंशनल सबमेरीन क्या होती है? डीजल इंजन वाली। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर P76 हेयर विल बी, ठीक है ना, इसके अंदर मेजर इंडिजीनस कंटेंट, मतलब बहुत सारा सामान जो होगा वो यहाँ पे इंडिया में ही बनेगा। ठीक है ना। तो नेवी हैज 30-year सबमेरीन बिल्डिंग प्रोग्राम। ठीक है ना। और आफ्टर यहाँ पर आफ्टर P75I, ठीक है ना, P76 में इंडिजीनस काम करना है, जो हमने लिख लिया है इंडिजीनस काम करना है, ये एम है नेवी का। ठीक है, एक तो हमारा ये वाली बात हुई। दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे ऊपर ही, ठीक है, उसके में ATV, दे विल बी कॉन्टिन्यूस ATV टू प्रोटेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम दूसरी चीज जो बात करेंगे वो करेंगे AIP के बारे में। ठीक है, AIP क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या है? मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल है ये, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO, डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है ना, DRDO ने इसको डेवलप किया। इज नाउ अवेटिंग फिटमेंट, वेटिंग फॉर फिटमेंट इन स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन। स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन में ये फिट होगा। और स्कॉर्पियन क्लास सबमेरीन कौन सी वाली में फिट होगा? ये फिट होगा कलवेरी में। ठीक है, हमने गाना सुना था बाय दिस कोलावेरी, तो ये कोलावेरी की जगह अगर हम O का A बना दे तो ये शिपमेंट का नाम आ जाएगा कलवेरी। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर AIP मॉड्यूल करता क्या है? AIP मॉड्यूल करता क्या है? तो जो AIP मॉड्यूल है, AIP मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल ठीक है, मॉड्यूल ऑफ इनेबल्स सबमेरीन टू रिमेन submerged for long duration, increasing endurance जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग इंड्योरेंस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रह जाती है, और रिड्यूसिंग डिटेक्शन नहीं हो सकती इसकी। ठीक है ना, सबमेरीन है इसलिए कि छुपी रुस्तम है ये। तो AIP के बारे में हम बात कर रहे हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हमें बता रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो जो चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि SSBN क्या प्रोजेक्ट है हमारा? SSBN इज सीरीज ऑफ न्यूक्लियर सबमेरीन अंडर विच सीरीज ऑफ न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल
सबमेरीन, तो न्यूक्लियर सबमेरीन पे भी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पर अभी जो रीसेंट न्यूज़ है कि डीआरडीओ काम कर रहा है कन्वेंशनल वेबसाइट्स नहीं, कन्वेंशनल सबमेरीन्स पे, ये हमने पढ़ा, ठीक है ना। P75 आए, P76 के बारे में पढ़ा। P76 क्या है कि इंडिजीनियस डेवलपमेंट करनी है कन्वेंशनल शिप्स की जो डीजल वाली होते हैं। उसके बाद हमने AIP के बारे में पढ़ा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है जो डीआरडीओ ने बनाया है, स्कॉर्पियन क्लास में फिट होगा कलवेरी में, और इससे क्या होता है वो नीचे ज़्यादा देर सबमेरीन कन्वेंशनल सबमेरीन्स रह सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने बात किया। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो हैं टुक ओवर एज अ 30th चीफ। अब यहाँ पे जो 30th चीफ है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल इंस्टेड ऑफ आस्किंग द नेम वो सीधा ये पूछ रहे हैं कि अच्छा कौन से हैं 30th, ठीक है, कौन सा नंबर पूछ रहे हैं। तो ये हम लिखेंगे जनरल उपेंद्र द्विवेदी took over as 30th chief of army staff, COAS, ठीक है। फ्रॉम किससे लिया, फ्रॉम जनरल मनोज पांडे, ठीक है ना। अब आर्मी के चीफ कौन है, आर्मी स्टाफ के उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। अब आगे चलेंगे। मोदी रिलीजेस बुक्स ऑन वेंकैया नायडू सेज ही इज एन इंस्पिरेशन। वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, उनके ऊपर बुक्स रिलीज करी हैं, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखेंगे नहीं। मन की बात में किस चीज़ की बात हुई, टॉपिक्स जो होते हैं वो, मेंटेनिंग दैट द 2024 वाज द बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड, 65 करोड़ पीपल कास्ट देयर वोट्स। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मन की बात, जो प्रधानमंत्री का पॉडकास्ट है, ठीक है ना। अब ये बात के स्पेलिंग मैंने सही लिखा है, हाँ ठीक है। सबसे पहला इशू क्या उठाया, बिगेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा इलेक्शन था ये वर्ल्ड का। क्यों, कितने लोगों ने वोट कास्ट करा, 65 करोड़ लोगों ने, 65 करोड़ पीपल ने वोट कास्ट किया, पार्टिसिपेटेड, पीपल पार्टिसिपेटेड, 65 करोड़ लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी चीज, स्ट्राइकिंग अ कॉर्ड विद द ट्राइबल पीपल, ही सेड ट्राइबल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सेलिब्रेट संडे एज हूल दिवस इन मेमोरी ऑफ वीर सिद्धू कानू ऑल्सो। तो ये सिद्धू कानू कौन है, तो सिद्धू कानू, सिद्धू तो वो डिश होती है हिमाचली, सिद्धू कान्हू, ठीक है ना। फॉट अगेंस्ट ट्राइबल लीडर, फॉट अगेंस्ट फॉरेनर्स, लीडर फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। तो इनके चलते क्या सेलिब्रेट करते हैं, सिद्धू कानू, वीर सिद्धू कानू यूनिटी, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, ये मैं चाहती हूँ कि अच्छे से लिखो, एक पेड़ माँ के नाम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव क्या है, कैंपेन लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। अब मुझे आप बताओगे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को होता है, ठीक है ना। कैंप वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे टू प्लांट ट्रीज इन ऑनर ऑफ मदर्स इज मदर्स, ठीक है ना, मदर्स को ऑनर करने के लिए। तो इसमें क्या करना है, शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ प्लांटिंग ट्रीज with their mothers or with their photographs, with their mothers or with their photograph, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, कब लॉन्च हुआ, क्या नाम है, क्या करना है इसके अंदर, ठीक है, ये सारा। एवरीवन इज प्लांटिंग ट्रीज फॉर वंस मदर वेदर वन इज रिच पुअर होम मेकर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अम्ब्रेला की बात हुई, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एक पेड़ वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रसल स्टील्स विक्ट्री एज वर्स्टेपिन एंड नॉरिस कोलाइड। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीत गया है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इस बार ग्रैंड प्रिक्स याद कर लेना भाई, बहुत अलग अलग लोग जीत रहे हैं, नहीं तो पहले ये वर्स्टेपिन ही लास्ट ईयर सारा लेके गया था, जॉर्ज रसल तो याद हो जाएगा, क्रिकेटर भी तो एक। पाकिस्तान प्रेसिडेंट एसेंट टू हैवी टैक्स हैवी फाइनेंस बिल, ठीक है। पाकिस्तान प्रेसिडेंट गिव्स
ASEAN 2 tax heavy फाइनेंस बिल। ठीक है, टैक्स हेवी फाइनेंस बिल। तो अब इसके अंदर क्या है, टैक्स हेवी फाइनेंस बिल। ठीक है, अब इसके अंदर क्यों किया ये, ठीक है, अब ये है, ठीक है, IMF ड्रिवन बिल। ठीक है ना, टैक्स मतलब टैक्स बढ़ा दिया। IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो पाकिस्तान ने ये टैक्स हैवी बिल मतलब टैक्स जो है बढ़ा दिया। क्यों किया है, पाकिस्तान is in talks with Pakistan is in talks with the IMF for a loan, ये लोन पे ही चलते हैं, लोन ऑफ $6 billion to $8 billion। ठीक है जी, आगे चलेंगे। फ्रेंच वोटर्स प्रोपेल्ड द फार राइट नेशनल। अब फ्रांस के अंदर फार राइट वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। फार राइट, मैं ये दोबारा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। राइट वाले कौन से होते हैं, देखो पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल ओपिनियन के अंदर, ठीक है ना, पॉलिटिकल ओपिनियन के अंदर दो टाइप के ओपिनियंस हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। जो राइट वाले हैं वो कौन से होते हैं, राइट वाले कहते हैं कि हमारे लोगों का करो, ठीक है ना, अपनी कंट्री, हमारी कंट्री का करो, अपने लोगों का सोचो, ठीक है ना, ये वाली सोच है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो दूसरे लेफ्ट वाले हैं वो कहते हैं इक्वालिटी, दूसरी कंट्री से भी लोग आ रहे हैं तो आने दो, कोई बात नहीं, अपने लोगों का नहीं दूसरों का भी सोचो। ठीक है ना, तो ये वाले सोच वाले लोग होते हैं। ठीक है ना, तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट सोच होती है। तो अब यहाँ पे फ्रांस में राइट की तरफ लोग ज़्यादा, राइट वाली पार्टी की जगह जो ले पेन की पार्टी है उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से अभी कुछ नोट नहीं करना है, जब ये बन जाएगी तब जाएंगे, तब लिखेंगे। तालिबान मेंबर्स मीट अफगानिस्तान UN इनवॉइस इन दोहा। अब यार अफगानिस्तान के अंदर एक टेरर ग्रुप था वो आकर के पावर में बैठ गया जिसका नाम है तालिबान। ठीक है ना, अब इसके साथ भी बनानी तो पड़ेगी क्योंकि ये पावर में बैठ रहे हैं, कहीं दिख भी नहीं रहे हिलते हुए। अब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अफगानिस्तान तालिबान regime began meetings on Sunday with UN officials as they attended talks in Doha with special envoys to the Central Asian country for the first time. The 2-day UN hosted meeting in Qatar is the third of its kind in the gas-rich emirate in just over a year, but the first to include Taliban authorities. ये मीटिंग थर्ड टाइम हो रही है बट फर्स्ट है जिसमें तालिबान अथॉरिटीज आ रही है, पहले ये दूसरी कंट्रीज से बात कर रहे थे। UN officials and over 20 envoys including US special representative to Afghanistan were expected to meet the Taliban government's Delhi delegation led spokesman Zabihullah Mujahid। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे UN hosted meeting in Qatar first to include Taliban authorities in दोहा में हो रही है ये। ठीक है ना, थर्ड मीटिंग अदरवाइज delegation led by जाबिहुल लान मुजाहिद। ठीक है ना, तो ये अफगानिस्तान की स्टोरी है। चलिए आगे चलेंगे। नॉर्थ कोरिया कंडेम्स ड्रिल्स बाय US, जापान, साउथ कोरिया एज एशियन नाटो। ठीक है ना, अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया डिनाउंस जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स बाय साउथ कोरिया, जापान एंड US, calling them Asian version of NATO, warning of fatal consequences. It comes a day after allies wrapped up the exercise dubbed Freedom Edge in missile and air defenses। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज लिख सकते हो, फ्रीडम एज। ठीक है ना, कौन कौन था फ्रीडम एज में, मिलिट्री ड्रिल्स बाय साउथ कोरिया, जापान एंड USA। ठीक है ना, और नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा, नॉर्थ कोरिया कॉल्ड इट एशियन वर्जन ऑफ नाटो। इन्होंने क्रिटिसाइज करी। हमें याद रखना है नॉर्थ कोरिया के इन तीनों कंट्रीज के साथ कतई नहीं बनती है,
ये वही है जिसने भेजा था पैकेट में, ठीक है, पूप भेजी थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट मॉस्को रशिया। अब यहाँ पर वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर ये बात चल रही है कि यार इंडिया और रशिया ना दूर हो गए, ठीक है ना, इंडिया और रशिया दूर हो गए, ठीक है ना, बट अब इंडिया और रशिया कैन बी पास। कैसे कि अभी तक नरेंद्र मोदी, ठीक है, सिर्फ इटली गए हैं, वो भी G7 अटेंड करने, ठीक है ना, G7 अटेंड करने गए, बट वो कोई फर्स्ट कंट्री जहाँ पर विजिट करेंगे आफ्टर कमिंग टू पावर शायद वो रशिया हो सकती है। अगर वो रशिया हुई तो पूरे यूरोप को, USA को ये दिखा देंगे कि अभी भी हम उतने ही पास हैं रशिया के जितने पहले थे। मोदी पुतिन टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन राइज इन इंडिया रशिया ट्रेड ड्यू टू इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ ऑयल। इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से, ठीक है ना, और issues arising from western sanctions building on previous conversation on the Chennai Vladivostok maritime route and concluding the reciprocal exchange of logistics agreement that will pave the way for more defense exchanges। तो यहाँ पर अब रशिया इंडिया लिखेंगे, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, रशिया और इंडिया की बात हो रही है, रशिया इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, PM माइट विजिट, PM माइट विजिट रशिया, ठीक है। अब मैंने माइट लिखा है मतलब शायद, ठीक है ना, रशिया विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमारे अग्रीमेंट्स इनके साथ क्या किस चीज़ पे बात हो सकती है, ठीक है ना। एक तो हम प्लान कर रहे हैं चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम रूट, ठीक है ना। तीसरा हम प्लान कर रहे हैं रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट, ठीक है, दैट इज रीलॉस अग्रीमेंट। अब ये जो रीलॉस अग्रीमेंट है इससे क्या होगा, इंक्रीज होगा पेव वे फॉर मोर डिफेंस एक्सचेंजेस, ठीक है ना, डिफेंस एक्सचेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं इससे थ्रू। इट विल बी मोदीज फर्स्ट विजिट टू मॉस्को सिंस 2015 से मोदी जी विजिट ही नहीं किया है रशिया। द PM's विजिट विद दिस इज लाइकली फर्स्ट बायलैटरल विजिट, मतलब पहली कंट्री बन जाएगी जहाँ जाएंगे, ये मैंने बता दिया, US रशिया को दिखा देंगे कि भैया हमारी बनती है। SCO समिट जो कजाकिस्तान में हो रही है वहाँ पर PM नहीं जा रहे। SCO समिट जो कजाकिस्तान में हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नॉट अटेंडिंग, PM नॉट अटेंडिंग, ठीक है ना। वहाँ पे जयशंकर जी को भेज दिया, तो एक मैसेज भेज रहे हैं क्योंकि SCO में चाइना है, पाकिस्तान है, तो इससे हम बता रहे हैं कि भैया हम तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। तो SCO के फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक्स के लिए अब देखना है, इस बार जो ब्रिक्स है वो रशिया में है, तो वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर जाते हैं या नहीं जाते, ठीक है ना। अगर ब्रिक्स में गए मतलब यहाँ पे पाकिस्तान को इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ, चाइना को इतना नहीं। तो ये है अब पूरा स्टोरी जो यहाँ पे दिया गया है। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके जाना, और कौन कौन कह रहा है कि हम रेगुलर रहने वाले हैं, हर रोज़ अटेंडेंस मार्क करेंगे। loggery.in पे आपको कंपाइलेशंस मिल जाएंगी, जून की कंपाइलेशंस बहुत जल्द करंट अफेयर्स की अपलोड मैं कर दूंगी, धीरे धीरे लगी हुई हूँ, तबीयत थोड़ी सही नहीं है, आई थिंक बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया पिछले 6 महीने में, थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ बट कंप्लीट रेस्ट नहीं, ठीक है। उसके बाद MCQs भी प्रोवाइड करे हुए हैं मैंने, ठीक है, एंड मॉक टेस्ट भी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के मॉक टेस्ट हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट, loggery signing off, I'll see you super soon, Edugeary signing off, I'll see you super soon, bye and take care, thanks for joining in।